शिक्षा से ही बदलाव संभव है। गिववाइज एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ आइए मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएं। हेलो एवरीवन। कूलम्स लॉ क्या था? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब देखो, मान लो दो चार्जेस है, ये वाला, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस है r। ठीक, फिर अब देखो, ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज इस पे एक फोर्स लगाएगा, राइट? और ये वाला जो चार्ज है, ये भी इस पे एक फोर्स लगाएगा। तो अब इन दोनों को कैसे लिखें? दोनों को तो f नहीं लिख सकते, राइट? Hello, sir. Good evening. Yep, hello. Sorry for being late. Yeah, it's okay, Amanjeet. Yep. So, देखो, as I was saying कि कूलम्स लॉ हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, दो चार्जेस होते हैं, लिया मैंने, एक प्लस क्यू इधर, एक प्लस क्यू इधर। इसको मैंने नाम दिया 1, इसको मैंने नाम दिया 2। ठीक है, अब देखो, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, बट आई कैन नॉट राइट एफ, राइट? क्योंकि हम लोग तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा कि एफ कौन सा था, एफ ये वाला इसका था या ये वाला इसका था। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं F12 या फिर F21। अब देखो, ये इसको पढ़ते हैं फोर्स ऑन वन विद रिस्पेक्ट टू टू। अब सुनो कैसे याद रखोगे, ये क्या बोलते हैं, फोर्स ऑन वन विद रिस्पेक्ट टू या फिर ड्यू टू टू। देखो, विद रिस्पेक्ट टू है ना, जिसको रेस्पेक्ट दे रहे हो तुम लोग उसको पीछे रखो हमेशा। रिस्पेक्ट टू टू, तो ये वाला टू पीछे, इसका मतलब है ये फोर्स इधर लगेगा, राइट? इसके वजह से इधर ये वाला लगेगा। और सिमिलरली ये वाला चार्ज जो है तुम्हारा 1, एक इस पे फोर्स लगाएगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, ये भी इस तरफ और ये भी इस तरफ। अब देखो, ये तो हो गया तुम लोग का डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया r, लेकिन अब तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में देख ले, राइट? तो ये r को भी वेक्टर फॉर्म में लेके जाना होगा। अब इसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे? वी कैन आइदर राइट दिस वन एज r1 माइनस r2 या फिर r2 माइनस r1, राइट? अब फिर से कंफ्यूजन आ गया कि ये वाला कब यूज करना है और ये वाला कब यूज करना है, राइट? अच्छा, तो मैं फिर से इसको लिखता हूं। ये हम लोग को अगर r वेक्टर में लिखना है तो हम लिखते हैं, इफ वी गो फ्रॉम 1 to 2, तब क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं r2 माइनस r1। क्लियर है? और अगर हम लोग इफ वी गो फ्रॉम 2 to 1, हम लोग लिखते हैं r1 माइनस r2। ठीक है, ये देखो, अब डायरेक्शन बोलो मुझे, ये r2 माइनस r1 किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, राइट? क्योंकि 1 से 2 जा रहा है, ये वाला इसके लिए। और ये वाला क्या होगा, इफ यू गो फ्रॉम 2 to 1, ये वाला इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये वाला। क्लियर है इधर तक? एम आई क्लियर एवरीवन? कैन यू रिप्लाई? ओके, ठीक है ना? तो अब देखो, अब कैसे लिखते हैं उसे वेक्टर फॉर्म में। मैंने क्या बोला था, ये अब दो फोर्स होंगे, एक ये वाला लगाएगा इस पे और एक ये वाला लगाएगा इस पे। तो चलो पहले लिखते हैं F1 on 2। ये क्या था, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, राइट? जो पीछे होता है वो लगाता है फोर्स। उनको कॉलम्स फोर्स पता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है, राइट? लेकिन अभी हम लोग तो वेक्टर फॉर्म में दिख रहे हैं, तो एक यूनिट वेक्टर भी आएगा, R1 माइनस R2 कैप। देखो, आई नो ये सबको कंफ्यूजन करेगा, ठीक है? तो फिर पहले एक बार यूनिट वेक्टर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर था क्या? यूनिट वेक्टर था क्या? मान लो ए का यूनिट वेक्टर, उसका फॉर्मूला क्या था,
ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? हमेशा 1। देखो हम लोग यूनिट वेक्टर क्यों यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग हमेशा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं ताकि किसी के मोशन के हम लोग डायरेक्शन दे पाए इन स्पेस। इट इज यूज्ड टू डिफाइन डायरेक्शन इन स्पेस। तो यूनिट वेक्टर यूज करना ही होगा। इधर देखो, ये वाला मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, राइट, ये हमको पता है कि F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q है, लेकिन इसका एक डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन किस तरफ है बताने के लिए मैंने ये वाला यूनिट वेक्टर यूज किया है। देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कैसे जा रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं, तो ये वाला देखो, सॉरी, ये 2 ये इसको दे रहा है, राइट, तो फिर ये R1 माइनस R2, क्लियर है। सिमिलरली मैं अगर ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लगाऊं तो क्या होगा, ये वाला इसको लगा है ना, तो फिर ये वाला यूज करेंगे हम लोग। ये वाला क्या था, ये R1, सॉरी माय बैड, पूरा नोमेनक्लेचर में गलत हो गया। ये देखो, ये R1 माइनस R2 कैप कौन सा है, ये वाला, ठीक है, फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2। इधर तक क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, कोई डाउट है अभी तो पूछ लो। No, sir. ओके, अब देखो तुम लोग का ये तो हो गया तुम लोग का एनसीईआरटी का सिलेबस, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली तुम लोग एंट्रेंस दोगे, नीट दोगे, जेडब्ल्यू दोगे, राइट, तो उस पे क्या होता है, ये FE एंड FNGE तो कंपेयर करने के लिए आता है समझ में। ये FE क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, और GE क्या है, ये GE क्या है, GE तुम लोग का है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब देखो इन दोनों का सिमिलरिटी भी देखेंगे हम लोग और डिससिमिलरिटी भी देखेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चंस में अप्लाई करना होगा तो किस कंडीशन में किसको अप्लाई करना है तब तुम लोग को हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसा कोई सम नहीं है जो बस इसका पार्टी है या फिर बस इसका पार्टी है। तुम लोग अगर PYQ देख रहे हो JEE या नीट का, तो फिर तुम लोग को पता है कि चैप्टर से रिलेटेड सम्स आते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था इन स्केलर फॉर्म, Q(K1 K2 बाय R², और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या था, ये तो तुम लोग ने बहुत सदियों सालों पहले सीखा था ना क्लास 11 में, अगर किसी को याद है तो, F ग्रेविटेशन कितना था, G M1 M2 Divided by R square. ठीक है, याद आ गया ना ये वाला, सॉरी सर एक्चुअली बेसिकली जो फॉर्मूला आपने करवाया है ये वैसे कूलम्स लॉ का ही है ना, बस उसको मतलब ग्रेविटेशन फॉर्म में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में लिखा है। यप देखो तुम्हारा ना, तुम लोग एक बात बताऊं मैं, तुम लोग जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक करोगे या फिर मैग्नेटिक करोगे या फिर ग्रेविटेशन करोगे ना, तो ऑलमोस्ट सब कॉन्सेप्ट सेम ही है। क्यों? क्योंकि सब इनवर्स फील्ड है, क्योंकि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है ना सब में। लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बस चार्जेस आ जाते हैं, ये मैग्नेटिक पे क्या हो जाएगा, इस पे भी चार्ज आता है, और ग्रेविटेशन में बस मास आ जाता है तुम्हारा, ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट तो सब सेम ही है। अब देखो इसका सिमिलरिटी देखते हैं हम लोग। इसका सिमिलरिटी इधर फॉर्मूला से देख के क्या पता चल रहा है, सिमिलरिटी है कि FE एंड FG दोनों प्रोपोर्शनल है 1/r² से, ठीक है, और दोनों क्या फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मीनिंग क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये M1 और M2 के बीच में, वैसे ही तुम लोग का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन घटेगा, राइट। सिमिलरली इधर होता है, जैसे जैसे तुम लोग का दो चार्जेस का डिस्टेंस बढ़ेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी घटेगा, ठीक है। और एक सिमिलरिटी है, मान लो ये वाला M1 है और ये वाला M2 है, ये M1 इज ग्रेटर देन M2, ठीक है। अब कौन किसको खींचेगा, M1 बड़ा है तो ऑब्वियसली M2 इसके पास आएगा, राइट,
m तो इसके पास आएगा, ठीक है। सिमिलरली मान लो ये तुम्हारा +2q है और -q है, जब अट्रैक्शन होगा तो ये वाला इस पे आएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो तुम क्या देख रहे हो, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन देखो पूरा उन दोनों के सेंटर के अलोंग के लाइन में है, ठीक है। इसमें भी ये सेंटर है, इसमें भी सेंटर है, तो सेंटर से सेंटर जा रहा है, देख रहे हो ना दोनों में। तो वही सिमिलरिटी हो गया है, इसमें लिखोगे कि x अलोंग लाइन जॉइनिंग द सेंटर, ठीक है। और ये पता है, ये तुम लोग का पीवाई क्यू था, ये आई थिंक जब एआईपीएमटी हुआ करता था 1997 में आया था, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। बस ये वाला तुम लोग का वो नॉलेज चेक कर रहा था। अब देखो सिमिलरिटी भी देख लिया, अब डिसिमिलरिटी भी देखना पड़ेगा। अब डिसिमिलरिटी क्या है, कोई गेस कर सकता है? सोचो सोचो सर सोचो। एक सेकंड, ऊपर का मैं नोट कर रही थी तो एक बार वो नोट कर ओके लो। ओके, if you want the PDF I'll give you, मतलब मैं I'll send you the PDF because but this is rough, right? I'll send you it, I'll send it to you, don't worry. एक्चुअली सर मेरे पास नोट्स है इसके, मैंने रिटर्न करे, बस जो कुछ कुछ पॉइंट्स आप जो एक्स्ट्रा उसके रिलेटेड है वो बस वो मैंने मिस आउट करे हैं, तो वो नोट करना है। ओके ओके ओके, लिख। अब बताओ कोई डिसिमिलरिटी क्या लग रहा है इसमें, सोचो क्या हो सकता है इन दोनों में। सर कूलम लॉ जो होता है हमेशा ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, पर ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव भी होता है। या करेक्ट, वो वाला हो गया। उसने क्या बोला था, ये एफ क्या हो सकता है, रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव हो सकता है, राइट। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बस अट्रैक्टिव होता है। तो ये वाला हो गया पहला डिसिमिलरिटी। और सेकंड डिसिमिलरिटी बताओ, एनी गेस? सोचो, फॉर्मूला से आ जाएगा, फॉर्मूला से देखो तुम लोग, अच्छे से देखो फॉर्मूला में। मैं बताऊं, ये देखो ये एफ जी जो है, ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, राइट। तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट है, ये मास है, ये मास है, ये डिस्टेंस है। अब इस पे देखो, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये डिस्टेंस है। लेकिन ये जो के है, ये के क्या है, बोलो इस के को क्या बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे के को? एनीवन? के को हम लोग क्या बोलते थे? मीडियम। के को क्या बोलते थे? मीडियम। मीडियम? मीडियम क्या आवाज नहीं आ रही थी, बोलो। मीडियम किसी भी वैक्यूम या किसी भी चीज में मीडियम जो होता है ना, के फोर्स से डिनोट करते थे, और यहाँ हाँ वैक्यूम के लिए डिनोट हो रहा है। या सो देखो, ये जो के है, ये मैं अगर मान लो Q1 और Q2 को एक पानी में रखूं, ठीक है, या फिर ये Q1 और Q2 को मैं हवा में रखूं बस, ठीक है, तो दोनों का के बदल जाएगा कि सेम रहेगा? दोनों का के बदल जाएगा, क्योंकि के क्या होता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। देखो ये एफ जो है इस के पे डिपेंड करता है, मतलब, और ये के क्या है, के मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, राइट। लेकिन एफ जी में कोई ऐसा टर्म आया इसमें जो मीडियम पे डिपेंड करता है? नहीं, राइट। सो देखो सेकेंड डिसिमिलरिटी वो हो गया कि ये जो एफ जो होता है तुम्हारा, ये डिपेंड ऑन मीडियम होता है, और ये तुम्हारा जी एफ जी जो होता है वो तुम्हारा इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब एक बार रिवाइज कर लो, के का वैल्यू क्या था फॉर वैक्यूम, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। और जी का क्या था, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, ठीक है। देखो आजकल मैं पीवाई देख रहा था ना, तो क्या हुआ, आजकल ये सब वैल्यूज ना नहीं देते हैं,
पहले पहले ये सब वैल्यूज दे दिया था। तो एक काम करना, जिस जैसे जैसे तुम चैप्टर पढ़ते जाओगे ना, तो एक एक पेज में बस ऐसे बॉक्स बना के उसमें फॉर्मूला लिखते जाओ। अब इसमें क्या लिखोगे, पहले आज क्या पढ़ा है, कॉलम्स वेक्टर लो पढ़ा है। हाँ बोलो। और वैसे जो इसमें हमने जो के का वो जो वैल्यू है ना, आपने जो लिखे 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, हाँ क्या? वो एक्चुअली सर मैंने ना हमने कल परसों एक मतलब कैलकुलेट करा था, तो वो मेरे को समझ नहीं आया था कि वो कैसे आया है। ओके, तो के समझाना है, ठीक है, तो के समझा देता हूँ मैं। अच्छा, देखो के तुम्हारा है क्या बेसिकली, ये Q1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इन हाँ स्पेस देखो, वैक्यूम। ये K1 K2 मतलब ये +2 Q1, सॉरी ये समझो, के का फॉर्मूला क्या है, K = 1/4π R²। नो नो, क्या? 4πε0। एप्सिलॉन नॉट, राइट? ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये बताओ मुझे। परमिटिविटी। पर मिटिविटी। परमिटिविटी, ठीक है, इसका मीनिंग बताओ मुझे। परमिटिविटी, परमिटिविटी से तुमको क्या लग रहा है कि किसी को परमिट कर रहा है कि नहीं, बोलो। तो ये किसको परमिट कर रहा है, तुम बोलो अब। परमिटिविटी तो पता है सबको, बस ये के = 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी। तो बोलो किसको परमिट करता है ये, सोचो। चार्ज को। नहीं नहीं, तुम ये देखो, ये ये जो तुम्हारा परमिटिविटी है ना, ये वैसे मैं इस पे पूरा एक कल पूरा टॉपिक पढ़ाने वाला था परमिटिविटी पे, ठीक है, लेकिन चलो तुम लोग ने पूछा तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन उसको नेक्स्ट क्लास में मैं अच्छे से डील करूंगा। ये होता है परमिटिव द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड, ठीक है, ये अपना फील्ड को परमिट करता है। अगर अपना फील्ड को परमिट करेगा, हमें पता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/R² है। अगर ये अपना अपना फील्ड परमिट करेगा तो इसको काटेगा, है कि नहीं, खुद के अगर अलाउ किए तो ये वाला कम हो जाएगा, समझ गए। तो ये जो परमिटिविटी है ना, ये एफ को परमिट नहीं करता है, ये खुद के फील्ड को परमिट करता है। अब ये खुद के फील्ड क्या है, ये मैं तुमको नेक्स्ट कल समझाऊंगा, ठीक है, पहले इसके ऊपर समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया अभी। यस सर। ओके ठीक है, इसमें मैं कल क्लास ही लेने वाला था वैसे। अब देखो, अब कहाँ पहुंच गए थे हम लोग, हाँ ये डिसिमिलरिटी सिमिलरिटी पहुंच गया, राइट। तो क्लियर है डिसिमिलरिटी सिमिलरिटी। अब देखो, अब इस पे से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं एक साथ, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि फाइंड, आई एम सो बैड एट यूजिंग दिस, Fe and Fg for 2 electrons placed at a distance r in air, ठीक है। देखो क्वेश्चन सिंपल है, राइट। मैं अभी तुम लोगों को ये सिंपल क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन रीड करते समझाता हूँ। हमेशा उसको स्टेप बाय स्टेप ईच टर्म को देखना है। फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्लेस एट अ डिस्टेंस r इन एयर। तो इसमें से हम लोग को 3 इंफॉर्मेशन मिल गया, राइट। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और डिस्टेंस r है इन एयर। इन एयर से हम लोग को क्या क्या पता मिला कि वो जो हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे वो एयर का होगा, ठीक है। तो वैसे ही जब लोग तुम किसी भी क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, तो उसमें कॉमा के बाद हर अलग अलग एक नया इंफॉर्मेशन तुमको मिलता है, वो तुमको बहुत अच्छे से देखना है एक बार, ठीक है। एक बार अच्छे से देखो क्वेश्चन भी, एग्जाम में भी एक बार आंख बंद करना, फिर पूरा 11 से लेकर 12 तक पूरा जितना पढ़ा एक बार आंखों के सामने ऐसे रिमाइंड करना, याद करना, ठीक है। फिर तुमको आंसर बहुत क्लियर मिल जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है बहुत, लेकिन चलो फिर भी करते हैं।
ये एफ वी बाय एफ जी इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। और एक ट्रिक, ठीक है, जब ऐसे कंपेयर करने के लिए आता है ना, कभी भी इसका वैल्यू मत बिठाओ। वैल्यू बिठाओगे दो बार बिठाना पड़ेगा, फिर तुम लोग का ये कैलकुलेशन में भी टाइम लग जाएगा बहुत। तो ऐसे पहले लिख लो फॉर्मूलाज, फिर क्या क्या कटता है वो देखना। सॉरी, ये तो के नहीं होगा, ये तो जी होगा। सॉरी, इसमें क्या क्या घटेगा आप देखो। ये आर गया, ये आर गया, ये आर गया, ये आर गया। अब इसका के का वैल्यू बैठाओ। 9 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 1.6, ये Q1 Q2 है ना, 10 टू द पावर 19, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर टी का वैल्यू कितना था, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये मास भी स्क्वायर हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31/2। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, इसका ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 42 था। ठीक है, ये हो गया सिंपल एक सम, कैसे आ सकता है। सिमिलरली तुम लोग को अगर ये देखो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन्स का मास लिया। तुमको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फॉर 2 प्रोटॉन्स, तो तब क्या करोगे, जो ये मास लोगे और चार्ज लोगे, ये प्रोटॉन्स का लोगे ना। प्रोटॉन का मास कितना था, लिख लो ये सब, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम था ना। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम ही है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, अब देखो, अब एक अच्छा सम करते हैं। ये क्वेश्चन पहले तुम लोग लिख लो। अ चार्ज Q is divided into 2 parts such that when these 2 parts are kept at some separation, the electrostatic force between, ये देखो मैं between ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, बाद में ये मत सोचो कि बाद में सर ने क्या लिखा है, ये है between, the electrostatic force between them is maximum। बोल रहे find charge on each part। ठीक है, So, क्वेश्चन समझ, हाँ बोलो। के बाद वो दिख नहीं रहा था क्या? हाँ ये देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया कि पहले एक क्यू चार्ज था, इसको मैंने तोड़ दिया, ऐसे करके दो ऐसे तोड़ दिया, फिर उसको थोड़ा सा ऐसे सेपरेट हो गया। अब पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब मैक्सिमम होगा, और जब मैक्सिमम होगा इन दोनों का, ये जो क्यू है कैसे बटा। मान लो ये 10 था, तो क्या हो जाएगा, ये 3 होगा या 7 होगा, या फिर ये 4 होगा, 6 होगा, ये। ठीक है, ट्राई करोगे तुम लोग एक बार, देखो JEE या नीट में कितना मिलता है एक सम ट्राई करने के लिए, 90 सेकंड्स ना। एक बार ट्राई करो, थोड़ा सा सोचोगे तो मिल जाएगा, ये ट्राई करो। देखो मैं तो करवा दूंगा, ठीक है, मैं सब सम करवा दूंगा, जितना पीवाई की उसे लेके कहाँ भी कोचिंग है, जितना भी मैं डीपीपी से सब करा दूंगा। लेकिन अगर तुम खुद पेन और पेपर उठा के नहीं किए ना, तुम्हें वो तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाऊंगा। चाहे इंडिया का बेस्ट टीचर भी आ जाए, तुमको वो नहीं सिखा पाएगा अगर तुम खुद पेन और पेपर से तुम ना करो। इसलिए अगर गलत भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, राइट, 10 बार गलत होगा, 100 बार गलत होगा ना। अभी लेकिन एक बात सुनो मेरी, अभी जितना गलती करोगे ना, उतना एग्जाम में कम गलती होगा। अगर अभी नहीं गलती करोगे तो एग्जाम में गलती होगी। तो सोच लो तुम्हें कहाँ गलती करना है, अभी की एग्जाम में। ठीक है, समझ आ गया ना मैं क्या कहना चाहता था। चलो किसी किसने ट्राई किया, आंसर क्या आया बोलो, किसी का आंसर आया। देखो इसको कैसे प्रोसीड करते हैं,
सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बताया था कि ये बड़ा क्यूब को हम लोग ने दो पार्ट में तोड़ दिया, ये और ये। और बोला हाँ सॉरी, सेम ही लगेगा ना, कौन बोल रहा है? आवाज। चार्ज के लिए के Q1 Q2 by RS स्क्वायर। और हाँ आंसर बोलो कितना आया तुम्हारा? हमको क्या चाहिए? फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट, ये वाला चाहिए हमको आंसर। दोनों चार्ज का फॉर्मूला अलग कर दिए, जैसे कि एक चार्ज के लिए के Q1 Q2 by RS स्क्वायर और एक दूसरे के लिए भी वो सेम ही लिखना है। तो नहीं नहीं नहीं, तुम ठीक ही जा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा पहले में चुक गए। ये देखो, ये पहले क्यू था, क्वेश्चन ने बताया हमने इसको तोड़ा है, दो पार्ट में तोड़ दिया, तो मैं इसको क्यू मान लेता हूँ, सॉरी इसको मैं क्यू माइनस एक्स मान लेता हूँ और इसको एक्स मान लेता हूँ, यानी कि मैं इसको क्यू और क्यू माइनस एक्स में तोड़ दिया। देखो जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू क्या हो जाएगा, सॉरी इसको मैंने कैसे तोड़ा? इसको x में तोड़ा और q माइनस एक्स को तोड़ा, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये गया, तो देखो ठीक है, मतलब अगर 10 रुपए है तो मैं उसको इधर 4 रुपए तोड़ा और इधर क्या तोड़ा? 10 माइनस 4, क्या हुआ? 6। समझ में आ गया ना मैं कैसे तोड़ा 10 रुपए को? ठीक है, तो फिर मैं q को भी ऐसे तोड़ा, एक को x लिया तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा? q माइनस एक्स। ये x है, ये q माइनस एक्स है। अब देखो इन दोनों का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं r। अब इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? k x इंटू क्यू माइनस एक्स बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको खोल के तोड़ दूंगा, ये क्यू एक्स क्यू हो गया, r स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है, मुझे हम लोग इधर तक पहुंच गए। अब देखो मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन दिया है, क्यू को डिवाइड कर दिया हम लोग ने दो पार्ट में, पहला वाला देन सच दैट द टू पार्ट्स आर केप्ट एट सम सेपरेशन, ये वाला पार्ट भी कर दिया। अब ये थर्ड पार्ट क्या है? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, तो इसको हम लोग को मैक्सिमम बनाना पड़ेगा पहले। अगर किसी भी चीज को हम लोग मैक्सिमम बनाना चाहते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग? बोलो, थोड़ा सा तुम लोग को जाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में, याद है ना? अगर किसी भी चीज को हम लोग मैक्सिमम बनाना चाहते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है? अगर इस y को हम लोग को मैक्सिमम बनाना है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। ठीक है, तो सिमिलरली अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे और इक्वल टू 0 लिख दे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये देखो डिफरेंशिएशन का 0 मैक्सिमम क्यों होता है तुम लोग को पता है कि नहीं? ये बोलो, ये dy बाई डी एक्स क्या है तुम लोग को क्लियर है कि नहीं है तुम लोग? ये वाला सच बोलना है ना, ये तो क्लास 11 का चीज है। देखो तुम लोग हाँ ना बोलोगे तभी तो मैं सिखा पाऊंगा ना, अगर ना है तो मैं सिखा दूंगा फटाक से। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, तो चलो फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये मान लो एक ग्राफ है, ठीक है, ये y है, ये x है, dy बाई डी एक्स क्या है तुम्हारा? बेसिकली स्लोप ही तो है ना, स्लोप ही तो है। अब देखो इसका मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है? ये वाला है। हम लोग स्लोप क्या करते हैं? स्लोप तो ये x से मेजर करते हैं ना, थीटा। अब देखो ये वाला पॉइंट क्या है? ऐसे हो गया उसका टेंजेंट, ये तो x के साथ एंगल ही नहीं बना रहा है, इसलिए जब मैक्सिमम होता है ना मैक्सिमम पॉइंट पे तो उसका स्लोप हो जाता है 0। समझ गया? तो सिमिलरली इसलिए हम लोग ये कंडीशंस को मैक्सिमाइज करने के लिए 0 बैठाएंगे। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dfe बाई dx करते हैं तो क्या आ जाएगा? इसको थोड़ा सा फर्स्ट है ना इसलिए मैं थोड़ा वो करूँगा, स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, जैसे जैसे तुम सीखते जाओगे तुम लोग, मैं थोड़ा सा स्टेप स्किप करते जाऊँ। अब बोलो ये डी डी एक्स अब ये है,
ये के क्यू और आर स्क्वायर कांस्टेंट है एक्स के रिस्पेक्ट में, के क्यू आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये डी डी एक्स ऑफ एक्स रह गया, और इसमें क्या हो जाएगा, ये के और आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, और इसमें से रह गया एक्स स्क्वायर रह गया, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस के 2x बाय आर स्क्वायर। अब इसको मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ढूंढो बस x को, आर स्क्वायर गया 0 हो जाएगा, के क्यू इक्वल टू के वाइस एक्स, के गया तो हम लोग को मिल गया x इक्वल टू क्यू बाय 2। तो मतलब अगर ये q को मैंने 2 पार्ट में तोड़ा था तो ये वाला हो जाएगा q माइनस 2, और ये क्या था, q माइनस एक्स था ना, क्या हो जाएगा q माइनस क्यू बाई 2 इक्वल टू क्यू बाई 2। तो मतलब जिस पार्ट को मैंने तोड़ा था ये पार्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर में, q बाई 2, ये भी हो जाएगा q बाई 2। जब ये चार्ज हम लोग उसको ऐसे तोड़ेंगे q बाई 2 और q बाई 2, तभी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर, एक बार नीचे आपने वो कैसे करा डिफरेंशिएशन, वो थोड़ा दोबारा समझा। ये वाला ठीक है, ये देखो, ये एफ को बस इधर प्लेस किया मैंने, इधर तक क्लियर है? यस सर। अब बस ब्रैकेट खोल लिया, ये वाला तुम्हारा ये वाला एक ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट में है ना, तो फिर ये माइनस ये वाला, ये इधर तक क्लियर है? यस सर। अब देखो ये क्या था, डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना था, 1, और डी डी एक्स ऑफ एक्स का क्या था, एक्स एन माइनस 1। भूल गया क्या, क्या फॉर्मूला क्या था बोलो, डी डी एक्स ऑफ एक्स का क्या होगा बोलो, वाइस एक्स 2 माइनस 1, क्या हो जाएगा 2 वाइस एक्स, ठीक है। हाँ, तो इसका जनरल फॉर्मूला ये देखो, एक्स तो एन है तो एन इंटू एक्स एन माइनस 1, ये वाला, ठीक है। ये दोनों भी मैथ्स के कॉपी में लिख लेना क्योंकि ये बहुत सारा यूज होता है। अब क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब कॉलम्स लॉ सीख गए क्या है, इसका सम्स भी सीख गए, ठीक है। और ये वाला मैं जितना भी तुम लोग को पढ़ाऊंगा ना, सब पीवाई के हुए, ठीक है। मैं तुम लोग को सम ही उतना लेवल का दूंगा, बोर्ड्स का तो बहुत ईजी है, अगर ये कर लोगे तो बोर्ड्स का बहुत ईजी लगेगा तुम्हें। अब देखो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशंस तुम्हारा ऑफ कॉलम्स लॉ क्या है, ठीक है। तुमने अभी तक जितना पढ़ा है, ठीक है, तो सब ऐसे प्लस क्यू, यार ये तो हार्ड बन गया, प्लस क्यू ऐसे करके, प्लस क्यू ऐसे पॉइंट चार्जेस हम लोग को पढ़े थे ना सब में, जितना भी आप लोग तुम लोग ने पढ़ा है, जितना भी मैम ने पढ़ाया होगा, सब ऐसे प्लस क्यू ऐसे पॉइंट 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 दिखाया होगा। तो यही है, ये जो तुम्हारा कॉलम्स लॉ है ना, ये बस एप्लीकेबल है, हिंदी में लिख रहा हूं देखो, एप्लीकेबल है बस पॉइंट चार्जेस में। अगर मान लो एक बड़ा सा ऐसा शेल है, ठीक है, उसमें ऐसे प्लस 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 करके ऊपर उसके पॉजिटिव चार्जेस है, तो इस पे कॉलम्स लॉ तुम्हारा अप्लाई नहीं कर सकते तुम, इसको छोटा चार्ज होना पड़ेगा तभी तुम लोग अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो एग्जाम में तुमको देखना होगा कि ये पॉइंट चार्ज है कि ये एक बड़ा सा चार्ज है, और जब बड़ा सा ऐसा शेल होगा या फिर कुछ भी होगा तब कैसे प्रोसीड करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब देखो और एक लिमिटेशन है, जब मैं कॉलम से पढ़ा रहा था तब मैंने दो प्लस क्यू को ऐसे रख दिया एक जगह पे, दोनों स्टैटिक है कि नहीं, तो ये हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब बोथ चार्जेस एट रेस्ट है, ठीक है, तब अप्लाई कर पाएंगे। अगर ये क्यू मान लो इसका वेलोसिटी आ गया इधर v, इसका भी एक वेलोसिटी आ गया v, तब हम लोग कूलम्स लॉ, इफ बोथ चार्जेस एट मोशन, तब हम लोग कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन और एक कंडीशन है कि अगर तुम्हारा एक चार्ज
रेस्ट पे है और एक चार्ज तुम्हारा मोशन पे है, तब हम लोग कूलम्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यही है उसका लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। ये वाला बोर्ड्स में कभी कभार आता है कि लिमिटेशंस क्या है, वो क्या है। ठीक है, और ये जो मैंने बोला कि ऐसा बड़ा स्फेयर होने के लिए क्या अगर इधर प्लस 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 चार्जेस है, तो ये सब हम लोग सीखेंगे गॉस लॉ में। गॉस लॉ हम लोग को बताएगा कि तब क्या करना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा वाला पॉइंट चार्ज आ गया तो तुम लोग सिंपली कॉलम्स लॉ लगा देना, आंसर निकल जाएगा। और ऐसे जब बड़ा करके चार्ज आएगा तब गॉस लॉ लगा देना। ठीक है, तो कॉलम्स लॉ कब लगाना है सीख गए तुम लोग, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोग का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब मान लो इधर एक Q1 है, इधर एक Q3 है, इधर मान लो एक Q2 है। देखो मैं पॉइंट पॉइंट ड्रॉ कर रहा ना, इसका मतलब क्या, पॉइंट चार्जेस है, और पॉइंट चार्जेस है मतलब कूलम्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो इस पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, ये Q2 भी लगाएगा और ये Q3 भी लगाएगा ये Q1 पे, है कि नहीं। सिमिलरली Q2 पे फोर्स कौन लगाएगा, ये Q1 भी लगाएगा और Q3 भी लगाएगा। चाहे रिपल्सिव हो या एट्रैक्टिव हो, ये तो साइन से पता चल जाएगा, लेकिन फोर्स तो लगाएगा दोनों इस पे, या फिर इस पे दोनों भी फोर्स लगाएंगे, या फिर इस पे भी ये Q1 और Q2 फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो तब कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग का कॉलम्स लॉ का फॉर्मूला में तो बस Q1 Q2 आता है, और जब तीन चार्जेस आ गए तब क्या करना है। ठीक है, तो तब हम लोग क्या करते हैं, लिखिए इफ n नंबर ऑफ चार्जेस होता है, ठीक है, इन अ सिस्टम। ये सिस्टम क्या है, ये एल्विस यादव वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये बस सिस्टम मतलब अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट को ही हम लोग सिस्टम बोलते हैं। इतना टफ लिखते हैं, अरेंजमेंट लिखने से भी हो जाता है। ठीक है, सिस्टम मतलब बस अरेंजमेंट के बारे में बात कर रही है ये सब। मान लो इफ एफ एन नंबर ऑफ चार्जेस इन अ सिस्टम, इधर तो तीन है, लेकिन अगर इधर भी होता ऐसे, इधर भी होता, इधर भी होता ऐसे, मान लो एन होता, तब क्या करेंगे। तब जो फोर्स होगा ना, टोटल फोर्स, मान लो हम लोग ये Q1 पे देख रहे हैं, Q1 पे देखेंगे कि बाकी ये Q2 Q3 एन तक कितना फोर्स लगाएगा। ये वाला ऐसे लगाएगा, ये वाला ये लगाएगा, Q4 मान लो ये है, ये भी लगाएगा, सब लोग लगाएंगे ना Q1 पे, इतना लगाएंगे जितना पार्टिकल्स है सभी लोग लगाएंगे उस पर, है कि नहीं। तो मैं Q1 को हम लोग का ये बेस पॉइंट मान लेता हूँ। अगर मुझे निकालना है तो लेट फोर्स ऑन Q1, सॉरी, टोटल फोर्स ऑन Q1 कितना हो जाएगा हम लोग का, बस सिंपल है। ये मैंने क्या लिखा था, 1 ड्यू टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, या फिर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5, ऐसे करके जाता जाएगा जितना चार्ज है। मान लो n चार्जेस है तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n-1 है। ठीक है, क्योंकि n 1 2 3 4 ऐसे करके ही तो n हुआ था ना, ये मैं n क्यों लिखूंगा, ये तो हम लोग देख रहे हैं इस पे 1 पे कितना लग रहा है, तो बाकी कितना बचा, n-1 ही बचा ना, तो n-1 चार्जेस ही इस पे लगाएंगे, तो ये लास्ट वाला कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा ना। तो इसलिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n-1 चार्ज, तो इसका टोटल ये हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब अगर बहुत ढेर सारे चार्जेस है तो एक चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने वेक्टर एडिशन लिखा है सब में। ठीक है, इसमें वेक्टर 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 वेक्टर, और अगर डिफाइन करने के लिए तुम लोग को कहे एग्जाम में तो तुम लोग ऐसे लिखोगे, इन सिस्टम ऑफ n charges the net force, मतलब टोटल Fe
on any one charge is the vector sum, ठीक है, स्केलर नहीं है, ये याद रखना, is the vector sum of the forces on that charge due to all remaining charges। समझ गए इसका मीनिंग? देखो बस लिखने का स्टाइल है, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, ठीक है, क्लियर है इधर तक? क्लियर है ना बच्चों? यस सर। ओके, चलो एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। यस सर। हाँ, एक बात बताओ, तुम लोग का वेक्टर कितना स्ट्रांग है? वेक्टर स्ट्रांग है कि नहीं तुम लोग का? सर स्ट्रॉन्ग है। पक्का? यस सर। हाँ, यही कॉन्फिडेंस है बरो, ठीक है। अब देखो सर मेरा मतलब कि बीच बीच में मतलब मेरे को समझ नहीं आता वेक्टर, तो मेरा मतलब मीडियम ही है। ओके, तो एक काम करूंगा ना मैं, जैसे मान लो ये ऐसे इधर ये पढ़ाया, इसमें जीरो की हुआ, ऐसे जैसे जैसे मैं ऐसे पढ़ाता जाऊंगा, अगर किसी को डाउट है तो मुझे टोक देना तुम लोग, कि बोलो कि सर ये कहाँ से आता है। तो मैं ऐसे ही तुम लोग को, अभी देखो अभी मैं वेक्टर पढ़ाने लगूँ तो तुम लोग का 12 का टाइम कम जाएगा, है कि नहीं? तो उसी समय अगर वेक्टर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बोल देना सर ये वाला कैसे हुआ, तो मैं उसी के साथ जो जो यूज हो रहा है मैं तुमको समझाते जाऊंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, एंड मेरा हिंदी थोड़ा खराब है तो इधर उधर हो जाता है कभी कभार, ठीक है? अब है न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे। चलो, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है पता है एक टॉपिक को सीखने के लिए? उस पे जितना हो सके न्यूमेरिकल। मैं भी जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था ना, तो मुझे समझ नहीं आता था, तो मैं क्या करता था, पीवाईक्यू का बुक उठाता था, बस सम करता था, समझ में आए कि ना आए। लास्ट में क्या होता था, आंसर निकल जाता था मेरा, और जब निकल जाता था ना तब उससे मैं थ्योरी समझता था कि हाँ ऐसे होता है, ये कंडीशन पे ये। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एक टॉपिक सीखने के लिए न्यूमेरिकल्स, ठीक है? अब देखो न्यूमेरिकल्स ऑन सुपरपोजिशन, ये वाला। अब देखो इस पे मैं एक काम करता हूँ ना, इस पे क्वेश्चन जो आते हैं इस पे बहुत टाइप्स के आते हैं, मैं इसको टाइप्स में तोड़ दूं, टाइप 1 टाइप 2 करके, तब तुम लोग का भी इजी होगा बाद में, ठीक है? तो टाइप 1 कैसे आता है देखो। टाइप 1 है तुम्हारा, मान लो ये एक ट्राइंगल है, में इधर प्लस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, ठीक है? और ये तुम्हारा नेमिंग कर दिया मैंने ए बी और सी। क्वेश्चन है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी, ठीक है? और देखो, और इसका डिस्टेंस दिया है ए, इसका भी डिस्टेंस है ए, इसका भी डिस्टेंस है ए, ठीक है? अब तुम लोग क्वेश्चन को एनालाइज करो, ये जो ए ए ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो इससे हम लोग को क्या पता चल गया बोलो? बोलो, क्वेश्चन से ही बहुत सॉल्व हो जाता है। अगर ये ए है, बोलो क्या क्या पता चल गया ट्राइंगल के बारे में हमें? ट्रायंगल है जिसका साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल समझ में आ गया तो हमको क्लियर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल कितना होता है सब में? बोलो कितना होता है? 60 60 60 60 होता है ना? ईच साइड 60। हाँ, इस साइड 60 हो जाता है। हाँ, अब देखो, अब इस पे कितना चार्ज लगा वो निकालना है हमें, तो इस पे ये वाला भी चार्ज लगा, ये वाला भी फोर्स लगाएगा, और इस पे ये वाला भी फोर्स लगाएगा। तो पहले ये कितना फोर्स लगाएगा देख लेंगे, और फिर उसके बाद ये बी वाला चार्ज कितना लगाएगा देख लेंगे, फिर लास्ट में बस ऐड कर देंगे। वही तो है तुम्हारा प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, ठीक है? अब देखो, अब
कैसे होगा नेट फोर्स एट सी, तो क्या होगा इज इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ठीक है, अब देखो इन दोनों का क्या होगा, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ये सी भी क्या होगा, इसमें भी क्यू प्लस क्यू, इसमें भी प्लस क्यू, तो क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर ए है ना सब में, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर। सिमिलरली ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्यू 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 तो सब सेम है, तो मैं इसको क्यू स्क्वायर बना दूंगा। ठीक है, तो हो गया तुम्हारा आंसर 2k क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो नेट चार्ज ऑन नेट फोर्स ऑन सी कितना हो गया, ये वाला मिल गया। ठीक है, अब देखो ये तो मिल गया, ये तो क्वेश्चन था, लेकिन अभी हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, क्योंकि एग्जाम सीबी सीधे तक आएगा, क्योंकि लेकिन एंट्रेंस क्या मांगता है इससे नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए। तो अब लोग हम लोग देखेंगे कि इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। ठीक है, अब देखो ये क्यू इस पे फोर्स लगाएगा, किस तरफ लगाएगा, इस तरफ, है कि नहीं, अलोंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस, इस तरफ लगाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये ए जो सी पे लगाएगा ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा, वो इस तरफ लगाएगा, है कि नहीं, एफ ऑन सी ड्यू टू बी। ठीक है, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ऑपोजिट एंगल्स है, तो ये अगर 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है कि नहीं, 60 हो जाएगा। अब देखो ये वाला भी वेक्टर, ये वाला भी वेक्टर, इन दोनों का एंगल 60 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट आएगा इस तरफ, है कि नहीं, एफ नेट होगा इस तरफ। ये जो हम लोग ने निकाला ये क्या है, ये एफ नेट का मैग्नीट्यूड है बस। अब डायरेक्शन में निकाल लेंगे। ठीक है, क्या होता है ये, चलो वेक्टर थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, अगर ये एक एफ है, ये एक एफ है, और इन दोनों के बीच में 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट इसी तरफ आएगा एफ नेट, है कि नहीं, और जो एफ नेट का मैग्नीट्यूड होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद है ना, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। थीटा मतलब ये दोनों वेक्टर के कितने एंगल है, उसमें क्या है 60 है, तो इस पे कॉस 60, समझ गए। और f1 f2 इधर सेम है ना, तो मैं इसको बस f ही लिखता हूँ। आंसर क्या आ जाएगा, ये 2f स्क्वायर प्लस 2f कॉस 60 कितना होता है, हाफ, ये 2 गया तो क्या हो जाएगा √3 f स्क्वायर, ये क्या हो गया f√3। ठीक है, इसका ये वेक्टर सम हो गया। इधर तक ठीक है ना, क्लियर है तुम लोग को, क्लियर है कि नहीं, वही तो बोलो, या फिर डाउट है, बोलो। क्लियर है सर। और क्लियर है। ओके, ठीक है ना, तो वेक्टर कैसे ऐड करते हैं, ये वाला भी रिवाइज हो गया। अब देखो अगर आप क्वेश्चन क्या क्या ही कर सकता है क्वेश्चन, ये लोग सब में क्यू दे दिया, आप नया क्वेश्चन बना देंगे उसमें। उसमें क्या करेंगे ये लोग, उसमें कर देंगे मान लो इधर क्यू, इधर प्लस क्यू, इधर प्लस क्यू, और पूछें इसको नाम दे देंगे ए बी सी, पूछेंगे कि फाइंड नेट चार्ज ऑन ए। अब देखो पहले वाले में सब प्लस था ना, तो इसलिए सब रिपल्स कर रहे हैं, ये इसको रिपल्स करके इस तरफ भेज रहा है, और ये इसको धक्का देके इस तरफ भेज रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, हमको इधर से चाहिए ना नेट फोर्स,
और ये प्लस क्यू है, ये नेगेटिव क्यू है, तो ये वाला इस पे जो फोर्स लगाएगा वो उसके तरफ होगा, ये वाला फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, है कि नहीं। और ये जो है प्लस क्यू, ये माइनस क्यू है, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, है कि नहीं। एफ ऑन ए ड्यू टू सी, इस तरफ भी फोर्स लग रहा है, इस तरफ भी फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा बोलो, रिजल्टेंट आएगा इस तरफ, एफ नेट। ठीक है, कर लोगे, इसका सॉल्यूशन भी मैं कर लेता हूँ, चलो। इसका सॉल्यूशन जो है ना, एफ नेट ऑन ए क्या आएगा, एफ ऑन सी ड्यू टू ए प्लस एफ ऑन ए ड्यू टू सी, एफ ऑन ए ड्यू टू बी। जैसे करोगे बिल्कुल सेम आएगा ऐसे, इसमें भी आंसर तुम्हारा 2k² ही आ जाएगा। हाँ, ये वाला ए मान लो तुम, ये वाला ए मान लो, तो इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा, सेम सिमिलर प्रोसेस, एफ आ जाएगा 2k² ठीक है, ठीक है ना। यस सर। ओके, अब देखो, Yes. अगर मैं पूछूं कि ये एफ नेट का डायरेक्शन मुझे बोलो, तो क्या बोलोगे तुम लोग, एफ नेट का डायरेक्शन। फिर से वेक्टर का रिवाइज, आ जाओ। मान लो ये वाला F1 है, ये वाला F2 है, और इन दोनों का रिजल्टेंट है ये वाला F नेट। तो मैं अगर इस F नेट के बारे में पूछूं ना कि इसका डायरेक्शन है, तो तुम क्या बोलोगे। मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ और इसको बीटा मान लेता हूँ, ठीक है। मैं F नेट के डायरेक्शन को दो तरीके से बता सकता हूँ। मैं एक तरीके हो गया, F नेट इज डायरेक्टेड एट एन एंगल अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू F2, या फिर मैं अगर ये बीटा को यूज करूं तो मैं बोलूंगा F नेट इज डायरेक्टेड एट एन एंगल बीटा विथ रेस्पेक्ट टू F1, ठीक है। तो मैं कोई सा भी एंगल यूज कर सकता हूं, तो इस पे भी मैं ये वाला एंगल भी बता सकता हूं या फिर ये वाला एंगल भी यूज कर सकता हूं। लेकिन सिंस ये ए है, ये वाला ए है, ये वाला भी ए है, ये वाला भी ए है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखो फोर्स सेम है, रिजल्टेंट हमेशा उसके बीच में आता है। अगर फोर्स सेम होने से उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। मैं बोलूंगा कि एफ नेट इज एट एन 30 डिग्री एंगल विद रेस्पेक्ट टू ए सी, ऐसे करके मैं आंसर लिख दूंगा अगर डायरेक्शन मुझे पूछे तो, ठीक है। क्लियर है ना गाइस। यस सर। ओके, अब लास्ट करते हैं, ठीक है, फिर तुम लोग की आज के लिए छुट्टी। अब देखो और क्या कर सकते हैं, अरे बाप रे, हाँ ठीक हो गया, स्क्वायर हो गया, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। अगर इसको नाम देते, चलो ए बी सी, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। आपने वो जो भी ग्राफ करवाया था वो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो। ग्राफ मतलब ये वाला, यस सर, वो जो भी हाँ। करवाया। ओके ओके, ये वेक्टर का रिवीजन था। मान लो, चलो वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, ये अगर F2 है, ये अगर F1 वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, ऐसे जाएगा ना उन लोग का रिजल्टेंट, यस सर। ठीक है। तो मैं अगर मुझे कोई पूछे कि F रिजल्टेंट का डायरेक्शन बोलो, तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं इसका डायरेक्शन दो तरीके से बोल सकता हूँ। मान लो मैंने ये रिजल्टेंट और F2 का एंगल को मान लिया अल्फा, और ये रिजल्टेंट और F1 का मैंने मान लो बीटा मान लिया एंगल, ठीक है। तो मैं इसका डायरेक्शन दो तरीके से बोलूंगा। अगर मैं इस अल्फा को यूज करूंगा डायरेक्शन बोलने के लिए, तो मैं इसको लिखूंगा कि F रिजल्टेंट इज डायरेक्टेड एट एन एंगल
अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू F2। देखो अल्फा एंगल से ऐसे घूम रहा है ना, ये इधर तक जाएगा ना, तो मैं अगर किसी को बोल दूं कि F2 से अल्फा एंगल उठो, फिर वही डायरेक्शन होगा तुम्हारा, ठीक है। या फिर मैं इसको बीटा मान के क्या बोलूंगा, F1 से बीटा एंगल उठो, वही तुम्हारा डायरेक्शन होगा। क्लियर है अब? Yes, sir. ओके, अब चलो ये वाला क्वेश्चन, इसमें फाइंड नेट चार्ज ऑन सी। ट्राई करो, ये क्या होगा। तो सॉरी, इसका भी मैं ये दे देता हूँ। ट्राई करो, फाइंड नेट चार्ज, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। अब करो। सोचो, वेक्टर एडिशन करना होगा, लेकिन तुम लोग को सुपरपोजिशन यूज करोगे ना। ट्राई करोगे तुम लोग? Yes, sir. हाँ करो, और मुझे रिजल्टेंट फोर्स बोलो कितना आएगा। चलो टाइम नहीं है, मैं सपना देता हूँ। अब एक एक करके हमें देखना होता है इस सी पे क्या होगा। अब देखो, ये वाला ए है, ए पे ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये इसको ऐसे खींचेगा कि नहीं, ये उसको इस तरफ खींचेगा कि नहीं, खींचेगा ना, क्योंकि अलोंग द सेंटर होता है हमेशा, तो ये इसको इस तरफ खींचेगा। ये हो गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये वाला एक हो गया। अब ये बी क्या करेगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको भी ये खींचेगा, फोर्स इस तरफ लगेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, एक ये फोर्स हो गया। और ये डी भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या करेगा, ये भी उसको खींचेगा, एफ सी ऑन बी, एफ ऑन सी ड्यू टू डी, ठीक है। अब देखो ये 3 हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे वेक्टर वाइज। पहले ये देखो, ये वाले और ये वाले का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा ना, तो पहले इसका और इसका रिजल्टेंट निकालो, जो रिजल्टेंट आएगा ना उसको तुम इसके साथ प्लस कर दो, समझ गए। Yes, sir. हाँ सबको क्लियर है ना ये वाला। सर FCB और FCD को ऐड करके FCA नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, अरे देखो ऐसा है ना, ये FCD है, ये FCB है। मान लो ये वाला, ये ऊपर वाला ए वाला है नहीं, पहले मान लो है नहीं, सी है, तो ऐसे होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ये वाला होगा ना इन दोनों का रिजल्टेंट, ये एफ, ये मैं DCB लिख देता हूँ रिजल्टेंट। लेकिन बात ये है, और एक प्लस क्यू है ना इसे ए पे, तो ये भी इसको खींचेगा और एक फोर्स लगा देगा, F1C ड्यू टू ए, तो लास्ट में इन दोनों का प्लस करना पड़ेगा। समझ गया आप? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। समझ गया ना? ठीक है, थैंक यू क्या ही बोलोगे। यस सर। हाँ चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको निकालो, इसको निकालो, फिर इसका निकालो, इन दोनों का रिजल्ट निकालो, फिर ये तो बस सिंपल मैथ्स है, फिजिक्स तो खत्म हो गया। F1CB क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सेम सिमिल सी, सॉरी सी डी टू, हाँ ठीक है लिखा था, और F1C डी टू ये क्या होगा। अब इन दोनों का जो तुम लोग डिस्टेंस निकालोगे, ये कैसे निकालोगे बोलो, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे। पाइथागोरस थ्योरम में वापस। पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये ए है, ये ए है, ये अंडर 90 है, 2a। हाँ अंदर 2a आएगा, तो F1C ड्यू टू ए तो क्यू स्क्वायर बाय अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर।
ये क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। मिल गया। अब देखो, पहले हम लोग प्लस करेंगे एफ सी बी प्लस एफ सी डी का, ठीक है। उसका नेट कैसे आएगा, उसका नेट आएगा एफ सी बी होल स्क्वायर प्लस एफ वन सी डी होल स्क्वायर प्लस 2 एफ सी बी एफ सी डी कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा इधर गाइस, बोलो। 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला और ये वाला कितना में है, 90 डिग्री में है, ठीक है। और ये दोनों तो सेम है, तो मैं इसको एफ लिख सकता हूँ ना, ये दोनों को मैं एफ लिख सकता हूँ क्योंकि सेम है। तो मैं चलो इसको एफ लिख देता हूँ, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर। कॉस 90 कितना होता है, 0, ये वाला 0 हो जाएगा। क्या आ गया, एफ रूट 2 आ गया, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया एफ रूट 2। लेकिन इसी डायरेक्शन में एफ ऑन सी ए भी है ना, तो अभी इसका और इसका प्लस करना होगा। तो therefore नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये तो अभी हम लोग ने निकाला है, इसका तो हम लोग ने निकाल लिया, प्लस एफ ऑन सी ड्यू टू ए। इसका कितना था, एफ रूट 2 प्लस इसका कितना है, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। एफ कितना था, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। इसको ऐसे ही कॉमन लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, रूट 2 प्लस 1/2। और अगर इसको मैं डायरेक्शन पूछूं तो डायरेक्शन लिखोगे कि तुम लोग डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए, ठीक है। यही है नेट फोर्स ऑन सी, ठीक है। ये वाला भी पी वाई के था तुम लोग का, ये वाला COED में आया था तुम लोग को।